Hello everybody, in this lecture we will learn about the fundamental unit of life. इस लेक्चर में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए या फिर बोल दो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स जो होती हैं या फिर स्टोन बोल दो, वो एक फंडामेंटल पार्ट होती है। किसी भी बहुत बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे फंडामेंटल कोई नीड होगी तो वो आपकी ब्रिक होगी। लेकिन आपकी बॉडी को बनाने के लिए सबसे फंडामेंटल जो यूनिट होगी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो उसकी सेल होगी। सेल का मीनिंग क्या होता है? सेल को अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म में देखूँ तो सेल का मतलब होता है एक छोटा रूम। ओके, तो ये जो होता है वो आपकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, इसलिए इसका नाम सेल दे दिया गया। जैसे बिल्डिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ब्लॉक क्या होता है, उसकी ब्रिक होती है, उसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी हमारी क्या होती है, सेल ही होती है। तो आपको याद रखना है कि सेल जो होती है वो हमारी फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है। देखो, स्ट्रक्चरल का मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर देने का काम करने वाली जो सबसे छोटी, आप जब पैदा होते हो ना, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होने से पहले या पैदा होने के पहले स्टेज उसकी क्या होती है, वो पहले सेल होता है, फिर वो डिवाइड होता है। डिवाइड होते 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 एक बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर में बन जाता है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, तो बेसिक यूनिट हमारी बॉडी की सेल ही है। तो हम सेल के बारे में देखेंगे। हमारी अर्थ के ऊपर दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो हम प्लांट और दूसरा हम बोल सकते हैं एनिमल। तो हम एनिमल सेल को भी देखेंगे एज वेल एज हम प्लांट सेल को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना, सबसे पहले दुनिया में किसने पहली बार सेल को देखा? तो कौन सी सेल थी जो पहली बार देखी गई? तो प्लांट की, क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने, एक बोल दो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक हैंडमेड, कोई उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं था, हैंडमेड एक माइक्रोस्कोप था, कुछ ऐसा दिखता था। उसके नीचे एक स्लाइड रखी, किसकी? प्लांट के बार्क की, मतलब कि प्लांट का जो ऊपर स्क्लेरेनकाइमा की जो कवरिंग होती है, जिसको हम हार्ड कवर बोलते हैं, उसको हटा के जो दूसरी कवरिंग आती है जिसको हम बोलते हैं कि बार्क ऑफ द ट्री, जो सेल्यूलोज से। अब आपको ये टर्म डराने वाली लग रही होंगी, लेकिन कुछ नहीं होता। अगर आप ऊपर वाली हार्ड वाले पार्ट को अगर छील के हटा देते हो तो एक सॉफ्ट पार्ट आ जाता है। उससे स्लाइड बनाई और फिर कुछ ऐसा आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दिया। तो इन्होंने सबसे पहले देखा, और कौन सी सेल देखी गई? सबसे पहले प्लांट की सेल देखी गई। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा, 1665 में देखा। तो कुछ ऐसा उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे छोटे 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 छोटे, ये देख पा रहे हो, छोटे छोटे क्या दिखे उनको? ब्लॉक्स दिखे। इस तरीके से क्या दिखाई दिए उनको? छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दिए। उन छोटे छोटे कमरों को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सेल नाम दे दिया। और इनके ही बेटे थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। तो खोज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल क्या और कैसे काम करती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सेल की थ्योरी। अब सेल की थ्योरी किसने दी और क्यों दी? इन्होंने ही सेल की थ्योरी दी। सेल को देख के, ये सेल के ऊपर स्टडीज़ कर रहे थे, तो इन्होंने सेल की थ्योरी दी कि सेल किस किस तरीके से काम करती है। तो इन्होंने कुछ बातें बोली, 5 आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ जाती हैं। पहली बात बोली, ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब मैंने बोला ना धरती पे दो तरीके की लिविंग चीज़ें होती हैं, या तो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा। तो इन्होंने बोला ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल। देखो, बहुत अच्छी बात बोली कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी ना इस दुनिया में, जो जिंदा चीज़ होगी, वो या तो एक सेल से बनी होगी, क्योंकि सिंगल सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं, अमीबा, युग्लिना, ठीक है। और जो एक से ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, कुत्ते बिल्ली, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो वन सेल या मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए हैं। पहली थ्योरी की लाइन ये समझ में आती है। दूसरी बात क्या बोली? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फंक्शनल का मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर काम होता है वो कौन करता है? अगर उसके पीछे 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 चले जाओ तो सेल ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जैसे ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड भी क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से। तो आप बोल सकते हो कि फंक्शनल और जो आपकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो भी किस पे डिपेंड करती है? आपकी सेल पे। तो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट आपकी बॉडी की क्या है? आपकी सेल है। नेक्स्ट क्या बात बोली? ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
उन्होंने बोला कि ऐसे हम नई सेल क्रिएट नहीं कर सकते, जो भी सेल इस दुनिया में बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो मम्मा और पापा दोनों का यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम का डिफ्यूजन होता है। स्पर्म का ओवम के साथ में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो जो स्पर्म होता है वो भी एक सेल होता है, ओवम भी एक सेल होता है, तो एक बच्चा बनता है, मतलब एक सेल बनती है, सिर्फ एक सेल। फिर वो टाइम के साथ 9 महीने में वो सेल मल्टीप्लाई होते 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 एक बेबी का फॉर्म ले लेती है। तो जो भी सेल बनेगी, जो भी जीव बनेगा, जो भी लिविंग चीज बनेगी, वो प्री एग्जिस्टिंग से ही बनेगी। ये बात उन्होंने बोली। आगे बात कर लेते हैं, सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। देखो, आपका फेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के जैसा ही लगता होगा। कहीं ना कहीं आपकी आंखें बोलते हैं ना, ये तो मम्मी को गया है, ये तो पापा को गया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे आप बने हो। तो जो सेल है बेसिकली, आप आपके मम्मी पापा की किससे बने हो? सेल से बने हो। तो सेल के अंदर क्या होती है? एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। ओके, ये चौथी बात बोली। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? ऑल सेल आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। मतलब दुनिया में जो भी सेल है वो केमिकली, जैसे एनिमल सेल की बात करें तो वो केमिकल कंपोजिशंस उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, उनके अंदर जाने वाले जितने भी केमिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सेल थ्योरी सीधा पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक की सेल थ्योरी क्या थी। तो जितनी भी जिंदी चीज़ें हैं वो सब लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी सारी सेल से बनी हुई है। फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, सारी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है सारी सेल का। तो दिस इज द सेल थ्योरी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके की सेल प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है यही पूछने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले कॉमन सेल की बात कर लेते हैं, स्पर्म। क्योंकि आप जो बने हुए हो वो एक स्पर्म का ही नतीजा हो। मतलब स्पर्म ओवम के अंदर डिफ्यूज हुआ, फिर 9 महीने तक मम्मा के पेट में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर जाके हम क्रिएट हुए। इसी तरीके से आपका जो बेबी होगा वो आपके स्पर्म से क्रिएट होगा, इस तरह जनरेशन टू जनरेशन। तो स्पर्म अपने आप में क्या है, एक सेल है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल यू कैन से स्पर्म। क्लियर होती है बात। अब बात कर लेते हैं स्पर्म के बाद और क्या है। नेक्स्ट होती है आपकी फैट सेल। फैट सेल एक ऐसी सेल, आपकी कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत मोटे होते हैं। मोटे होने का मेन रीजन है उनकी सेल के अंदर फैट इकट्ठा है, या बोल दो कि उनकी फैट सेल का रेशियो उनकी बॉडी में ज़्यादा है। एक ऐसी सेल जो कि अपने अंदर फैट रखती है, या फैट को साइंटिफिक, थोड़ा सा साइंटिफिक करके बोलूँ तो लिपिड बोलते हैं। चलो लिपिड मत याद रखो, फैट तो याद रहेगा। तो दूसरी सेल होती है फैट सेल। और नेक्स्ट टाइप की सेल होती है आपकी बोन सेल। बोन सेल मतलब बोन सेल से थोड़ी ना बनी होती है, बोल तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। नहीं, कैल्शियम फॉस्फोरस तो उनके कंपोजिशंस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर उसका बोन का सेल ही है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो मसल्स बनते हैं ना, मसल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग। जो बॉडी बिल्डर्स की जो मसल्स देखते हैं वो स्मूथ मसल होते हैं, वो भी स्मूथ मसल सेल से ही मिलके बने होते हैं। तो फैट सेल और स्मूथ मसल सेल, बोन सेल और स्पर्म, और साथ साथ फीमेल के अंदर ओवम। मैंने बताया ना, स्पर्म और ओवम का ही नतीजा होता है एक बेबी। क्लियर। उसके बाद में हमको कोई चांटा मारता है, हमको दर्द होता है। क्यों? हमारी बॉडी में एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन या फिर नर्व सिस्टम के जाल से मिलके बना हुआ है। तो ये इतने तरीके की सेल हमारी बॉडी में होती हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे मैं अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाऊँगा। तो प्लीज़, ये एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए। चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसके बेस पे देखेंगे? नंबर ऑफ सेल के बेस पे, कि नंबर ऑफ सेल के बेस पे कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 तरीके के, आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सेल पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है एक, 1। ठीक है, यूनिसेलुलर, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना होता है, ओनली 1 सेल। सिंगल सेल जो होती है वही पूरी जिंदगी की लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल लिए जाए तो अमीबा एंड बैक्टीरिया। जो अमीबा बना होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक ही सेल से बना हुआ है। क्लियर होती है बात? ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको अमीबा।
अगर नंबर ऑफ सेल पे दूसरा डिवीजन देखूँ तो मल्टी सेल्यूलर, मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक सेल से ज़्यादा सेल मिलके अगर किसी जीव को, जंतु को बनाती है तो उसको मल्टी सेल्यूलर, जैसे हम लोग। हर सेल का अपना एक काम होता है, स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म करती है अलग अलग फंक्शन। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल, कि कितने तरीके की टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, कि किस तरीके से सेल को डिवाइड किया हुआ है। पीछे हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल पे कैसे डिवाइड किया गया है, और सेल कितने टाइप की होती है। तो बेसिक हमारे एनवायरनमेंट में दो तरीके की सेल होती है, पहली प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो, दुनिया में जो सबसे पहले जो सेल आई वो कैसी आई होगी? क्या पूरी कंप्लीटली परिपक्व, पूरी मेच्योर आई होगी? बिल्कुल नहीं आई होगी। एक नॉर्मल सी सेल आई होगी, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट आई होगी। तो दुनिया में जो पहली बार जो सेल आई ना, उसका नाम दे दिया क्या गया? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल नाम दे दिया। क्या दे दिया? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। फिर उसके अंदर क्या हुई? डेवलपमेंट हुई, वो अच्छी सेल बनी, जिससे अच्छे अच्छे एनिमल्स बने। तो उनके अंदर मिलने वाली सेल को क्या बोल दिया गया? यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हो कि दुनिया में पहली बार आने वाली, बनने वाली सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरानी, और कैरियो का मतलब होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है मैच्योर। देखो, आप बोल सकते हो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि मैच्योर नहीं होना, बहुत बचपना टाइप। अब ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस, इंग्लिश का ये वर्ड है। तो प्रिमिटिव का मतलब है जो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो, और यूकैरियोटिक एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चीज़ों का मैच्योर होना। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। देखो, यहाँ पे हम बेसिकली एक ही चीज़ को डिपेंड रख के हम देखते हैं कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी ना, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अभी देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है छोटी सी। अगर मेम्ब्रेन अच्छी तरह से कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम डाल देते हैं प्रोकैरियोटिक में। अगर मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से पूरी की पूरी कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रही है न्यूक्लियस को, तो वो होती है यूकैरियोटिक। मैच्योर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, तो यूकैरियोटिक सेल। मैच्योर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। एवरीथिंग इज क्लियर। तो हमने इस तरीके से इनको, कैरियो का मतलब हमेशा आपको याद रखना है न्यूक्लियस होता है। कैरियो शब्द का ही मतलब न्यूक्लियस होता है। तो मैच्योर न्यूक्लियस का होना यूकैरियोटिक सेल की पहचान है। इमेच्योर न्यूक्लियस का होना प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान है। अब खुद बताओ, दुनिया में पहली बार जो सेल आई होगी, क्या वो मैच्योर होगी? नहीं होगी। तो उसको किस में डाल दिया गया? प्रोकैरियोटिक में डाल दिया गया। फिर मैच्योर हुई तो यूकैरियोटिक बोल दिया गया। ऐसी सेल साइज में भी बहुत स्मॉल होती है, और ये वाली जो सेल होती है यूकैरियोटिक, वो साइज में लार्ज होती है, क्योंकि ये पक चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। और न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड। एंड नॉन न्यूक्लियोइड्स, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छे से एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता है, बस बहता रहता है, टूटा फूटा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइन होता है, कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम इज अ सिंगल। इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है ना प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो सिंगल पाया जाता है। और क्रोमोसोम मोर देन वन होता है यूकैरियोटिक के अंदर। जैसे आपकी मैं बात करूँ, आपकी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी सेल के अंदर होते हैं। पेयर है ना, 23 पेयर। समझ में आ गया? 46 नंबर में टोटल क्रोमोसोम्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सिंगल सेल, या बोल दो कि प्रोकैरियोटिक प्री मैच्योर सेल जो होती है, वो सिंगल क्रोमोसोम अपने अंदर रखती है। ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन एब्सेंट, मैंने पहले भी बताया था कि कई सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होते हैं। मतलब इमेच्योर के अंदर जो जो गुण हो सकते हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, सारे ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और अच्छे वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ओल्ड सेल, मतलब ओल्ड सेल का मतलब पुराने टाइम पे जो सेल आई होगी, दुनिया जब बनी होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। और ये जो है आपकी यूकैरियोटिक, वो न्यू सेल है। हमारे अंदर जो सेल है, कुत्ते बिल्ली के अंदर जो सेल है, वो आपकी यूकैरियोटिक सेल है। ओनली सिंगल सेल एनिमल ही प्रोकैरियोटिक से ही, सिंगल सेल एनिमल्स के अंदर ही मिलती है।
लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है वो मल्टी सेल बनाती है, एज वेल एज सिंगल सेल एनिमल भी बनाती है। तो ये बातें आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, कुल मिला के बात क्या है, प्रोकैरियोटिक एक ऐसी सेल है जो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले, उसके बाद में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और ये सेल किस में कन्वर्ट हो गई, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलो एक ट्रिक याद करवाता हूँ मैं आपके अंदर, आप मतलब यू, आप कौन हो, यू हो, तो यूकैरियोटिक आपके अंदर कौन सी सेल होगी, मैच्योर सेल होगी। बस ऐसे थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को याद किया करो। लेट्स मूव फर्दर। अब हम यहाँ पे यूकैरियोट्स को देखते हैं। यूकैरियोट दो तरीके की सेल होती हैं, मतलब मैंने बोला ना मैच्योर हो गई तो दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में बने, एक तो प्लांट बना तो प्लांट यूकैरियोटिक सेल भी होती है और दूसरी एनिमल यूकैरियोटिक सेल भी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल दो जगह पे मिलती है, प्लांट के अंदर भी मिलती है और एनिमल्स के अंदर भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट भी बने आगे जाके और एनिमल्स भी बने। तो एनिमल सेल को पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनल्स के फंक्शन को समझेंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एनिमल सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये आपकी सेल है, आप अपनी सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। इसके एक 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 पार्ट को हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी पार्ट वी विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनल है, सबसे पहला पार्ट आपके पूरी की पूरी सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन के साथ उसका दूसरा नाम भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एक प्लाज्मा से बनी होती है। अब बोलो कि प्लाज्मा क्या है, देखो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करती है किस चीज़ को, चीज़ों को अंदर जाने, मतलब फ्लूइड तो चाहिए ना, प्रोटीन तो चाहिए ना, तो ये अलाउ करती है, तो बाहर से आप अंदर ले जा सकते हो चीज़ों को और अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ सके। तो ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधी, परमेबल मतलब जो परमिट करे, ऐसी मेम्ब्रेन जो आधी चीज़ों को बाहर आने दे, आधी चीज़ों को नहीं आने दे। किसको आने देती है, किसको नहीं आने देती है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये पहला आपका ऑर्गेनल होता है सेल का, आपकी खुद की सेल का। आगे हम देखने वाले हैं दूसरी जो ऑर्गेनल होता है वो होता है जो पूरा पूरा येलो जो पार्ट दिख रहा है वो एक साइटोप्लाज्म है। ये एक लिक्विड होता है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल है वो तैरते रहते हैं, एक तरीके से स्विमिंग पूल है। क्या है, स्विमिंग पूल, जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं वो आराम से तैरते हैं, एक तरीके से एक मीडियम प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। एवरीथिंग इज क्लियर। ये पूरा जो येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको वो आपका साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक सांप जैसा आपको दिख रहा है दिस, ये कंफ्यूज करता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से डर गए सर, ऐसा नहीं डरना है, देखो मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ये कुछ नहीं होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका दो काम होता है। रफ का क्या काम होता है, रफ का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। मतलब बाहर से आपने प्रोटीन खाया, वो सेल के पास गया और वो स्टोर करके रखता है कि भाई तू यहाँ पे रहे। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो खुद प्रोटीन नहीं बनाता है तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रोटीन बनाने का काम है। जो आप ध्यान से देख पा रहे हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे 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 आपको ऐसे टिप्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। तो बेसिकली राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बैठने की जगह देता है, उसको फैक्ट्री प्रोवाइड करता है, तो यहाँ बैठ के बना आराम से प्रोटीन। तो पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर होती है बात। दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से लेके और यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स के डॉट्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये क्या काम करता है, ये फैट का सिंथेसिस करता है। स्मूथ, देखो फैट कैसा होता है, स्मूथ, बस ऐसे रिलेट करके याद रखो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो काम करता है, रफ और स्मूथ। रफ का काम होता है प्रोटीन को बनाने की जगह देना, राइबोसोम्स को बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और स्मूथ का काम होता है फैट को बनाने की जगह देना या फैट का सिंथेसिस करना। जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ पे चला जाएगा फैट और प्रोटीन, अभी देखेंगे कौन लेके जाएगा। आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट होता है आपका लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम, ध्यान से सुनना। लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग। क्यों होता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि ये सुसाइडल बैग क्यों होता है, सुसाइडल बैग क्यों होता है। सुसाइडल बैग ये होता है कि पूरा काम चलेगा तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल तो बनेगा ना सेल के अंदर, बिल्कुल बनेगा। तो टॉक्सिक मटेरियल्स को खींच के सक इन करके अपने अंदर ले लेता है
और कई बार ये क्या होता है कि जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि ये फट जाता है। जैसे ये फटेगा तो पूरी सेल में टॉक्सिक मटेरियल फैल जाएगा और सेल को क्या कर देगा, मार देगा, इसलिए इसका नाम होता है सुसाइडल बैग। नेक्स्ट हम पार्ट को देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका दूसरा नाम भी सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों होता है? आपकी सेल को काम करना है या फिर आपकी बॉडी को काम करना है, तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेती है? बेसिक यूनिट से, जो कि होती है सेल। तो सेल का पावर हाउस यही होता है। हम जो ग्लूकोज खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोटी चबाई, रोटी है मतलब कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाया, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। डरना नहीं है इससे, बस छोटा सा फॉर्मूला है। ये खाना खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उसका फॉर्मूला है। अब ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और ये कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होकर रखी रहती है, आराम से चुपचाप बैठी रहेगी। जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ये लो भाई सब दे देगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस भी होता है। लाइसोसोम का सुसाइडल बैग था। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनल आता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का, वो होता है आपका गोल्गी एपरेटस। बेसिकली गोल्गी एपरेटस का जो मेजर काम होता है वो होता है राइबोसोम को बनाना। किसको बनाना? जो प्रोटीन बना रहा था ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उनको बनाने का काम करता है, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करता है। दूसरा आरएनए जो होता है ना, उसको भी यहाँ से प्रोडक्शन यहाँ से ही होती है, उसकी भी। क्लियर हो गई बात? तो गोल्गी एपरेटस का मेजर काम होता है राइबोसोम को बनाना। राइबोसोम का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ के प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको जगह देता है, भाई तू बैठ आराम से, बना प्रोटीन, जहाँ चाहिए वहाँ पे ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस। ये अपने आप में ही एक दूसरी सेल होती है, सेल के अंदर ही वाली सेल। इसका मेजर अगर मैं काम बोलूँ ना, मेजर काम, तो वो होता है DNA को रखना अपने अंदर। DNA मतलब हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन मैं बात कर रहा था, उसको, उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करके रखना। आपकी हाइट कितनी होगी, सब कुछ ये इसमें स्टोर होता है। तो DNA किसके अंदर होता है? DNA न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। न्यूक्लियस तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, किसके लिए? न्यूक्लियोलस के लिए। ये छोटा सा ये पार्ट देख पा रहे हो, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी पार्ट होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर होता है हमारा क्या? क्रोमोसोम्स। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारी सेल में? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर में 46 होते हैं। हर एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे DNA होते हैं। DNA के अंदर छोटे छोटे जीन होते हैं, जो कि अपने अपनी एक एक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? सेल के पार्ट हो गए और सेल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है राइबोसोम। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइबोसोम आपके यहाँ पे छोटे 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 जो ये पार्टिकल्स देख पा रहे हो, ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, दीज पार्टिकल्स आर द राइबोसोम्स। इनका काम होता है जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरत है, न्यूक्लियस को ज़रूरत है, हर जगह प्रोटीन को ले जाना, प्रोटीन बना के ले जाना। गोल्गी एपरेटस से पैदा होते हैं ये, और यहाँ पे एंडोप्लाज्म के ऊपर सिंथेसिस करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये वाइट वाइट कलर के डॉट्स देख रहे हो, ये घूमते रहते हैं पूरे के पूरे आपके साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये मेजर फंक्शंस हैं। तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम इनको थोड़ी डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको, चलो देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की ऊपर की आप बोल सकते हो कि नेटवर्क ऑफ लिपिड एंड द प्रोटीन दैट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द सेल्स कंटेंट। सेल के बीच में, सेल से सेल के बीच में क्या करती है, ये अपने आपकी एक बाउंड्री क्रिएट करती है, ठीक है। आउटसाइड द सेल, दूसरी सेल से दूसरी सेल को अलग करती है। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि रेगुलेट करती है मटेरियल को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। समझ में आ गया बात? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके की लेयर है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पॉलीथीन लेके उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद उसके अंदर एक बॉल डाल दी और उस पॉलीथीन को बंद कर दी। ये एक सेल की स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लो। बस ऊपर वाली जो पॉलीथीन है वो ऐसी पॉलीथीन है जो सेमी परमेबल है। अंदर पानी है, वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। बीच में जो बॉल है वो न्यूक्लियस है, छोटे छोटे ऑर्गेनल उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस होता है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होता है ऑस्मोसिस। कैसे होता है? देखो, ऑस्मोसिस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सेल है, ये आपकी क्या है? सेल बना दी मैंने। सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है,
आपको पता है कुछ ना कुछ लिक्विड तो अंदर जाना ही चाहिए, जाएगा भी। क्यों जाएगा? क्योंकि अंदर सारे ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना। तो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाने की प्रोसेस को, लिक्विड का किसी भी लेयर के थ्रू पास होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? जब कोई लिक्विड लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में मूव करता है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस प्रोसेस। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है सेल में? देखो, डिफ्यूजन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लिया वो भी तो अंदर जाएगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनवांटेड गैसेस होती हैं वो सेल से बाहर निकलेगी। तो मेम्ब्रेन के थ्रू जब गैसेस का ट्रांजैक्शन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन होना। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आपको याद रखना है, वो तीनों टर्म का मतलब समझाता हूँ। पहला होता है टर्म हाइपोटोनिक, दूसरा होता है हाइपरटोनिक, और तीसरा होता है आइसोटोनिक। क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर क्या है? लिक्विड है, बहुत सारी लिक्विड है, और बाहर भी कुछ ना कुछ लिक्विड एनवायरनमेंट होगा ही होगा। क्लियर है? कुछ ना कुछ लिक्विड एनवायरनमेंट होगा ही होगा। तो जो अंदर वाला जो लिक्विड है ना, वो 3 कंडीशन में मिल सकता है। या तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन में मिल सकता है, या हाइपरटोनिक कंडीशन में, आइसोटोनिक कंडीशन में। क्या मतलब है तीनों कंडीशन का? देखो, सबसे पहले तीनों कंडीशन का मतलब समझो। मैंने एक कंटेनर लिया, क्या लिया? एक कंटेनर लिया, और ऐसे ही कंटेनर मैंने 3 ले लिए छोटे छोटे, 1 2 एंड 3, और सब में बराबर बराबर अमाउंट में मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। बराबर अमाउंट में मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, ABC तीनों में। अब ध्यान से सुनना, अगर ए कंटेनर, दिस इज ए कंटेनर, दिस इज बी कंटेनर, दिस इज सी कंटेनर। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे पानी से ज़्यादा, या फिर बोल दो पानी से ज़्यादा नमक अगर मैं डाल दूँ इस कंटेनर में, तो एक सॉल्यूशन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन उस सॉल्यूशन का नाम होगा, अगर नमक क्या है? ज़्यादा। नमक को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, ज़्यादा सॉल्यूट है। और दूसरे कंटेनर में मैंने डालता हूँ जितना पानी है उतना ही नमक, तो दोनों बराबर हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है जिसमें मैंने क्या डाला है? कम डाला है, जितना पानी है उससे बहुत कम नमक, बिल्कुल छोटू सा, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे समझना है कि जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो तीनों में से किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है। वहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में कम भी हो सकते हैं, और ये बराबर भी हो सकते हैं। इसलिए तीनों टर्म्स को आपको यहाँ पे सीखना होता है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? अब आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं। ये एक तरीके का थिक सॉल्यूशन होता है, फिल इस हर सेल में ये प्रेजेंट होता है, एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पैक्ड होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ पानी, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। मैंने बताया जो राइबोसोम होता है प्रोटीन को लेके घूमता रहता है, तो ये जो आपका लिक्विड होता है येलो कलर का मैंने दिखाया था, उसके अंदर या तो पानी होगा या नमक होगा और प्रोटीन होगा, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मटीरियल इनसाइड द सेल एंड द आउटसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आ गई? तो ये बात है, साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ले देखिए यही बात है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। तो मैंने बताया था 2 तरीके के एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम होती है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम जो होता है कैन बी ईदर स्मूथ और रफ, एंड द जनरल फंक्शन प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल, मतलब प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन कौन बनाएगा? जो एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम के ऊपर आके बैठेगा राइबोसोम, उसको बोलेगा राइबोसोम आराम से बैठ, प्रोटीन बना। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। इसका काम होता है फैट का या लिपिड्स का सिंथेसिस करना, बनाना। ठीक है। तो ये आपने इमेज में देखा था, इस तरीके का 2 पार्ट में होता है। कहाँ होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और पूरे के पूरे ऑर्गेनल में घुमा पड़ा होता है। नेक्स्ट होता है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में मैंने बताया था कि राइबोसोम एक माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो आरएनए को कंटेन करके रखते हैं और प्रोटीन को बनाने का इनका मेजर फंक्शन होता है। तो मेजर फंक्शन कोई पूछे तो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। समझ में आगे? जहाँ जहाँ प्रोटीन की जरूरत होगी, प्रोटीन आर नीडेड फॉर मैनी सेलुलर फंक्शन सच एज रिपेयरिंग एंड डैमेज। कहीं पे भी डैमेज हो गया, कोई भी चीज़ डैमेज हो गया अंदर का कोई ऑर्गेनल, वहाँ पे डायरेक्टिंग केमिकल प्रोसेसेस। राइबोसोम कैन बी फाउंड फ्लोटिंग
विद इन द साइटोप्लाज्म अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम दो जगह मिल सकते हैं, कहीं पे बहता हुआ भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी। क्लियर। अब लाइसोसोम मैंने बताया था कि सुसाइडल बैग होता है, तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है, जितने भी टॉक्सिक होते हैं उनको वो अंदर लेके उस एंजाइम से मार देता है। उस एंजाइम का नाम याद रखना है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कभी कभी वो खुद फट जाता है तो पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए उसका नाम सुसाइडल बैग होता है। नेक्स्ट होता है गोल्गी या गोल्जी एपरेटस। कभी कभी गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, कभी कभी इसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। इसके ऊपर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ऐसा दिखाई देता है, हमने देखा था। गोल्जी एपरेटस ऑर्गेनल होता है जो कि सारी की सारी सेल्स में मिलता ही है। इसका बेसिक काम होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इनटू वेसिकल प्रायर टू द सिक्रेशन एंड देयरफॉर प्लेज अ की रोल इन द सिक्रेटरी पाथ। मतलब मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके गोल्जी एपरेटस होते हैं उनका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि एक तरीके से ये क्या क्रिएट करते हैं, पैकेज करने का। प्रोटीन को भाई कहाँ पे ज़रूरत है तो ये एक पैकेट बना बना के प्रोटीन को वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है बस। और राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करने का काम भी आपके गोल्जी एपरेटस का ही होता है। तो बेसिक आप बोल सकते हो कि बंडल ऑफ प्रोटीन तो क्या है, राइबोसोम ही है ना। कहाँ से बनता है, गोल्जी एपरेटस से बनता है। अब हम आते हैं मेजर पार्ट पे। ये अपने आप में ही एक सेल है, मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अगर मैं देखूँ तो डिटेल में सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर एक चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद को क्या बोलते हैं, लेट मी जूम फॉर यू, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्ट्स। ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, ये अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ना, इसको खाना देने के लिए होते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अपने अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना। जो ये पार्ट है आपका, इसका काम होता है अपने अंदर क्रोमोसोम्स को बिठा के रखना। कितने क्रोमोसोम, 23 पेयर में क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर बैठे होते हैं। क्रोमोसोम कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। और इनके अंदर होता है क्या, क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका DNA, जो कि आपने ऐसा साइंस की बुक्स के ऊपर देखा होगा। DNA के अंदर होता है जीन, जिससे आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके दूसरी जनरेशन में जाती है। तो न्यूक्लियस का काम समझ आया। नेक्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। मैंने पहले भी बताया कि जो भी पावर मिलती है, जो भी एनर्जी मिलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब हम बात करेंगे, एनिमल सेल होती है खत्म। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में कुछ ही पार्ट हैं जो कि एनिमल सेल से डिफरेंट है। हम उन्हीं पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से पार्ट हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर होती है। हमारे अंदर वॉक्यूल्स, इतनी बड़ी एक खाली जगह पे नहीं होती है, इसको वॉक्यूल बोलते हैं। मतलब सेल के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह, उसको हम वॉक्यूल बोलते हैं। हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे अंदर नहीं होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं, जिससे वो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं, बाकी सारा फंक्शन हमारे जैसा ही होता है। तो हम तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है, ठीक है। एक प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। पानी जल्दी से बाहर ना निकले, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए लॉस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करती है। इंसेक्ट और पैथोजन से बाहर से कोई कीड़ा के नहीं खाए, उसके लिए एक हार्ड कवरिंग देती है। फिल्टर का काम करती है। और ओवर एक्सपेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो सॉफ्ट होगा प्लांट, तो फूल जाएगा ना, तो ये हार्ड होने की वजह से उसको रोक के रखती है, ओवर एक्सपेंशन नहीं होने देती। दूसरा वॉक्यूल होता है, जो मैंने बताया खाली जगह। जितना भी हार्मफुल चीज़ें होती है ना, सेल है ये आपकी, ये प्लांट सेल मान लेते हैं, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे खाली जगह होती है। तो जितना भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो, या फिर बोल दो ओवरलोडेड जो वाटर होता है, वो इस खाली जगह जिसको वॉक्यूल बोला, इसमें चला जाता है। समझ में आ गया। वॉक्यूल का काम होता है हार्मफुल जितनी भी चीज़ें होती है, टॉक्सिक चीज़ें होती है, उनको अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही होगी बात। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्रिएट करता है। अब आपके दिमाग में कोई इतनी खतरनाक टर्म कैसे यूज़ कर ली। अरे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ नहीं होता, एक फुला के रखने का काम, मतलब सिकुड़ने नहीं देता, सेल को फुला के रखता है, बस ऐसी इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, मैंने पहले ही बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे अंदर नहीं हो सकता। ये अपने आप से खाना बनाने का काम इसी से ही किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट से ही करता है। क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये डिफरेंस होता है बस प्लांट में और एनिमल सेल में।
अब हम बात करेंगे सेल का, सेल से डिवीजन होकर नई सेल का बनना। तो सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जब कोई सेल डिवाइड होकर नई सेल बनती है तो उसमें दो प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है कायरोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। कायरो का मतलब मैंने समझाया था कि न्यूक्लियस। तो कोई भी लिविंग सेल जब दूसरी सेल एक सेल से दो सेल बनती हैं तो पहले कायरोकाइनेसिस नाम का प्रोसेस होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कायरोकाइनेसिस क्या है। तो सबसे पहले जो सेल होती है उसके दो न्यूक्लियस बनते हैं। पहले एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सिंगल सेल है, ये आपकी एक सिंगल सेल है। तो ये अगर दो सेल में बनेगी, इस प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचेगी, तो सबसे पहले जो बीच वाला न्यूक्लियस है ना वो पहले टूटेगा और पहले वो सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस बनाएगा। उसके बाद में दो सेल बनेंगी कंप्लीटली। तो आप बोल सकते हो जब सेल डिवीजन होता है तो पहले कायरोकाइनेसिस, कायरो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद ही सेल डिवाइड होती है। क्लियर हो गई बात। तो इस स्टेप को या फिर इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन में देखते हैं। क्लियर होती है बात। आगे चलते हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है डिप्लॉयड और एक होता है हैप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब होता है नॉर्मल सेल्स का डिवीजन होना। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर सेल है उसका डिवीजन होना। और हैप्लॉयड का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी जर्म सेल्स होती हैं जैसे ओव्यूल और स्पर्म, वो जब डिवाइड होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ आपको, डाइप्लॉइड्स का मतलब होता है कि एक सेल है वो कायरोकाइनेसिस से साइटोकाइनेसिस कर रही है, दो सेल में डिवाइड हो रही है, तो इस सेल डिवीजन को हम डिप्लॉइड होना बोलेंगे। लेकिन हैप्लॉइड का मतलब होता है कि एक स्पर्म एक ओवम के अंदर एंट्री करता है, ये एंट्री कर गया और उसके बाद में ये सेल डिवाइड होती है दो सेल में, मतलब बेबी बनना स्टार्ट हो गया मम्मा के ओवम में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैप्लॉइड, मतलब सेल डिवीजन ही हो रहा है दोनों में। लेकिन जब नॉर्मल सेल डिवाइड होती है तो डिप्लॉइड बोलते हैं, लेकिन जब जर्म सेल डिवाइड होती है उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया बात। अब मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन दो तरीके से हैं, एक है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। इसके बीच में अंतर समझना है, क्या होता है दोनों में डिफरेंस। अब माइटोसिस का मतलब है, देखो ध्यान से देखो, माइटोसिस का मतलब है कोई भी एक सेल है, फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हाथ के ऊपर मुंह के कोई भी सेल आपका रोज बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होकर सेल ग्रो कर रही है। ठीक है, सेल को क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है डेली, ऑन द डेली बेसिस। ओके, तो हमें ये समझना है कि किस तरीके से वो डिवाइड होके, किस बेस पे डिवाइड होके वो ग्रो कर रही है। तो जो माइटोसिस होती है वो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली सेल डिवीजन को आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी की जो सेल डिवाइड होके न्यू सेल जो जनरेट करती है उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। लेकिन फिर मियोसिस क्या होता है। मियोसिस का मतलब होता है कि कोई भी एक सेल जिसको बोलते हैं ओवम और स्पर्म मिलके जब बेबी की सेल को प्रोड्यूस करते हैं ना, जहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, किसमें, मायोसिस में। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। जैसी पुरानी सेल थी, एज इट इज सेम क्रोमोसोम सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली नई सेल बनेगी। लेकिन मेयोसिस के अंदर जो नई सेल बनेगी उसके क्रोमोसोम्स में डिफरेंस होगा। तो इस सेल डिवीजन को, ऐसे सेल बनने को जहाँ पे जो नई सेल बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स नए हो, न्यू, उसको बोलते, उस सेल डिवीजन को बोलते मेयोसिस। और जिसमें एज इट इज सेल डिवीजन होके एज इट इज सेल प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्लियर होती है बात। ओके, एक बार और सेल डिवीजन को मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जब जर्म सेल्स ओवम एंड स्पर्म से मिलके जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो नई सेल बनती है, तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। डाइप्लॉइड के मतलब जो नॉर्मल बॉडी का सेल डिवीजन होता है। तो इसी चीज़ को, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड को आप रिलेट करके यहाँ पे मेयोसिस और माइटोसिस भी याद रख सकते हो। माइटोसिस नॉर्मल सेल डिवीजन जिसमें सेम क्रोमोसोम हो, लेकिन जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उस आधा मदर का आधा फादर का क्रोमोसोम होता है। तो ऐसा सेल डिवीजन जहाँ पे क्रोमोसोम अलग आए, नए कैरेक्टरिस्टिक का आए, जो कि कहाँ होता है, जर्म सेल के डिवीजन के अंदर होता है, उसको मेयोसिस बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड
समझ में आ गई बात? बस डिफरेंस क्या है, हैप्लॉइड होता है जब कोई बेबी प्रोड्यूस होता है, उसका सेल डिवीजन होके बेबी का बनना, और डेप्लॉइड हमारी बॉडी के अंदर रोज सेल डिवाइड होके नए सेल बनते हैं, तो उसको डेप्लॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया? जब कोई सेल डिवाइड होता है तो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से पास होता है। पहला उसका क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर पूरी की पूरी सेल डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं कायरोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। पहले क्या होता है, कायरोकाइनेसिस। कायरो मतलब उसकी सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होना, कायरो मतलब न्यूक्लियस, फिर सेल का डिवाइड होना। तो एवरीथिंग इज क्लियर, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डायप्लॉइड का मतलब होता है नॉर्मल सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरा सेल एज इट इज फॉर्म में बनना, उसी को ही आप रिलेट करके बोल सकते हो माइटोसिस। देखो, डिप्लॉइड को ही आप माइटोसिस बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं हैप्लॉइड को ही आपका मेयोसिस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मेयोसिस का मतलब है नए क्रोमोसोम के साथ में सेल का आना। दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो in the comment section. Please hit the subscribe button and like button and share. Thank you everybody.